हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां संयुक्त राष्ट्र के बयान से पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र ने कह दी अब ये बात। दोस्तों बताएंगे मिर्ची और आग दोनों एक साथ पाकिस्तान को लगी है। दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर 12 सितंबर तक ढहा दिया जाएगा भारत चीन बॉर्डर पर बनाए गए चीन के टेम्परेरी निर्माण को। जी हां दोस्तों बताएंगे बड़ी खबर ये भी। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर यूक्रेन में बाजी हार रहा है रसिया, जंग के बीच रूसी मंत्रालय का बहुत बड़ा चौंकाने वाला ऐलान। जी हां दोस्तों बताएंगे क्या है खबर। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों जहां पर तेजस्वी यादव को लोगों ने घेरा है। दोस्तों तो हर तरह की जानकारी बताने वाले, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं दोस्तों कि अपना भारत नंबर 1 देश कुछ ही सालों में बनने वाला है दोस्तों, और मोदी जी के नेतृत्व में अपना भारत आगे बढ़ रहा है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां संयुक्त राष्ट्र के बयान से पाकिस्तान को लगा तगड़ा झटका। कश्मीर मामले में कह दी बड़ी बात। कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान हर बार संयुक्त राष्ट्र के सामने बेइज्जत होता रहता है, लेकिन वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों पाकिस्तान ने इस बार फिर से संयुक्त राष्ट्र के सामने कश्मीरी राग अलापा, तो उससे इतना खराब जवाब मिला दोस्तों कि जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की होगी। जी हां, दरअसल पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर मसले पर हस्तक्षेप की मांग कर रहा था दोस्तों, मगर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुक्रवार को कह दिया है कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच का द्विपक्षीय मामला है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। जी हां, गुटेरेस ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान कश्मीर विवाद में मध्यस्थता की पेशकश कर रहा है, लेकिन भारत ने इससे इनकार कर दिया है। भारत पहले भी इसे द्विपक्षीय मामला मानता रहा है, इसलिए इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप का मामला नहीं बनता। दोनों देशों को आपस में बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान बाढ़ की बर्बादी से करा रहा है, उसे बाढ़ में जान गंवा रहे और परेशान हो रहे अपने लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के सामने पाकिस्तान ने यह मुद्दा तब उठाया जब वो बाढ़ पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। गुटेरेस ने कहा कि मानवाधिकारों के सम्मान को लेकर पुष्टि में भी हम बहुत सक्रिय रहे हैं, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इस्लामाबाद में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो हमेशा मध्यस्थता के लिए अपने अच्छे पदों की पेशकश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, गुटेरेस का साफ बयान है दोस्तों पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान अपने पागलपन रवैये को बंद करे दोस्तों, प्रकृति के साथ ना खेलें। लेकिन दोस्तों ऐसे में आप लोग पाकिस्तान के चाल को बड़े आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ से बुरा हाल है दोस्तों, जिसको देखते हुए यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि चलो पाकिस्तान का दौरा करते हैं, वहां के लोगों की कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम वो दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान बाढ़ की बात क्यों गुटेरेस जी से किया जाएगा दोस्तों, उन्होंने सोचा चलो कश्मीर की ही बात इनसे छिड़वाते हैं और कश्मीर मुद्दे पर इनसे बयान दिलवाते हैं दोस्तों। लेकिन गुटेरेस ने पाकिस्तान को यह जवाब देकर के दोस्तों दिखा दिया है कि पाकिस्तान चाहता ही नहीं है कि उसका देश कभी भी आगे बढ़े। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब आप लोगों की राय तो बनती है दोस्तों, पाकिस्तान का कश्मीरी रिएक्शन और कश्मीरी एक्शन को लेकर दोस्तों बताइएगा जरूर। एक तरफ कश्मीर और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मर रहे जनता, ऐसे में आप क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तान को, लिखिएगा जरूर दोस्तों। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता, और साथ ही साथ कमेंट में कश्मीर भारत का था, है और रहेगा कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर 12 सितंबर तक ढा दिया जाएगा भारत चीन बॉर्डर पर स्थायी निर्माण। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर पर बनाए गए अस्थायी निर्माण 12 सितंबर तक ढा दिए जाएंगे दोस्तों। हाल ही में दोनों देशों के बीच हुई सैन्य कमांडरों की बैठक में ये तय हुआ था दोस्तों, भारत और चीन में गोगरा हॉट स्प्रिंग यानी PP-15 के क्षेत्र में अपने अस्थायी निर्माण तोड़ने पर सहमत हुए हैं दोस्तों। समझौते के अनुसार इस क्षेत्र में विघटन प्रक्रिया 8 सितंबर को सुबह 8:30 बजे शुरू हुई है और 12 सितंबर तक ये पूरी कर ली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कल दिन में LST पर गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीन के साथ चल रहे विघटन के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे जी ने इस क्षेत्र की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के पहले दिन पूर्वी लद्दाख में युद्ध की स्थिति देखी। सेना
सेना प्रमुख का लद्दाख सेक्टर का दौरा। गोगरा हाइट्स हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भारत और चीन के बीच विघटन प्रक्रिया के तीसरे दिन हो रहा है। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दें कि भारत ने किसी भी प्रकार का कोई अस्थायी या स्थायी निर्माण नहीं किया था दोस्तों, और भारत निर्माण करने वाला था, लेकिन चाइना ने आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से वहां पर अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों गांव भी बसाए हैं, अधिक से अधिक मात्रा में वहां पर निर्माण भी किए दोस्तों। ऐसे में चाइना को बहुत बड़ा इसमें घाटा होने वाला है दोस्तों। मानते हैं कि नहीं आप लोग कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर क्या यूक्रेन के खिलाफ कदम पीछे खींच रहा है रशिया, खार्किव से सैनिकों की वापसी की घोषणा। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने वाले रूस के कुछ फैसलों से लग रहा है कि वो अब कदम पीछे खींच रहा है। शनिवार को रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन के खार्किव से अपने सैनिकों के वापसी की घोषणा की है। पिछले कुछ सप्ताह में यूक्रेन के सैनिक विरोधी सैनिकों पर अच्छी खासी बढ़त हासिल कर ली है दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के बीच पिछले 6 महीने से भी अधिक समय से लड़ाई चल रही है। युद्ध के शुरुआत में रूसी सेना ने बढ़त हासिल की थी। कई शहरों पर अभी भी रूसी सेना का कब्जा है। जी हां दोस्तों, रूस के सरकारी समाचार एजेंसी तास ने देश के रक्षा मंत्रालय के हवाले से कहा है कि उन्होंने सैनिकों को खार्किव प्रांत के इज्यूम शहर के आसपास के क्षेत्र को छोड़ने का आदेश दिया है। सैनिकों को हटाने के पीछे रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें पड़ोसी दोनेत्स्क में अभियानों में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि खार्किव में इज्यूम रूसी सेना का महत्वपूर्ण ठिकाना था। जी हां दोस्तों, ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस प्रकार से रशिया दोस्तों पीछे हटता नजर आ रहा है, चाहे वो जानबूझ के या फिर दोस्तों मजबूरी में, ऐसे में और ज्यादा रशिया आक्रामक होता जा रहा है दोस्तों। यही खबर आपको हम अभी बताने वाले हैं। दरअसल दोस्तों यूक्रेन में बाजी हारता हुआ देख जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है दोस्तों। रशिया कभी भी कर सकता है परमाणु हमला, तीसरे विश्व युद्ध का मंडरा रहा है खतरा। जी हां दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध पिछले 6 महीने से चलता आ रहा है। इस युद्ध का अब तक निर्णय नहीं हो पाया है कि आगे क्या होगा। इतने समय बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है, लेकिन यूक्रेन को डर है कि रशिया कभी भी परमाणु हमला कर सकता है और इसे थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति बन सकती है दोस्तों। यूक्रेन के एक टॉप जनरल ने चेतावनी देते हुए बताया है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए पुतिन का आदेश हमें दुनिया को खत्म करने के कगार पर ले जाएगा। जनरल की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब रूसी सैनिक युद्ध के मैदान में निराश है और हथियारों की कमी महसूस कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, रूस इस युद्ध में यूक्रेन को अब तक विफल नहीं कर पाया है दोस्तों, और ये साफ तौर पर रूस की हार समझी जा सकती है। और इसी हारते हुए अपने आप को देखते हुए दोस्तों रशिया बौखला सकता है और कभी भी परमाणु हमला कर सकता है। जी हां दोस्तों, और ये परमाणु हमला बिना किसी आगाह के करेगा। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो और देशों को भी नुकसान झेलना पड़ेगा दोस्तों, और कितना नुकसान झेलना पड़ेगा ये अकल्पनीय है। जी हां दोस्तों, एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर चीन की चेतावनी के बाद अब बिजली का बकाया चुकाएगा पाकिस्तान। अगले सप्ताह से शुरू करेगा भुगतान। जी हां, पाकिस्तान ने अगले सप्ताह से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत स्थापित स्वतंत्र बिजली उत्पादकों को भुगतान शुरू करने की घोषणा की है। स्थानीय मीडिया ने शनिवार को इसकी जानकारी दी है। डॉन अखबार ने बताया है कि सरकार ने चीनी निवेशकों की संतुष्टि के लिए पूरे वित्तीय वर्ष के लिए नियमित मासिक भुगतान के लिए एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी बोले तो CPPA पर चीनी IPP का लगभग 26,000 करोड़ रुपए का बिजली का भुगतान बकाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बकाया भुगतान का दबाव बढ़ने के बाद पाकिस्तानी सरकार ने चीनी कंपनियों को आश्वासन दिया था कि वर्ष से लंबित परिक्रामी खातों की समस्या का समाधान जल्द किया जाएगा। अगली खबर की बात करें जहां पर उइगर मामले में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट पर भड़का चीन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार शाखा को सहयोग से किया इनकार। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र से पिछले सप्ताह की विस्फोटक रिपोर्ट जिसमें पाया गया है कि चीन ने शिनजियांग के पश्चिमी क्षेत्र में मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं पर चर्चा करने के लिए अपनी मानवाधिकार परिषद का एक विशेष सत्र बुलाने का आग्रह किया गया है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों के एक समूह ने चीन में अधिकारों की स्थिति की निगरानी के लिए एक विशेष दूत के निर्माण की सिफारिश करते हुए कहा है कि दुनिया को इस क्षेत्र में व्यवस्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र नियुक्त 45 स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि वे संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और व्यावसायिक उद्यमों से ये मांग करने का आग्रह करते हैं कि चीन सरकार के साथ
चल रही बातचीत सहित अपने मानवाधिकार दायित्वों को पूरा करो। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहाँ पर आज विदेश मंत्री जी सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। दोस्तों कई जरूरी मुद्दों पर करेंगे चर्चा। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी शनिवार से सऊदी अरब की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं दोस्तों, जहां वो दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। जयशंकर जी भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की रूपरेखा के तहत स्थापित राजनीतिक सुरक्षा, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग समिति की पहली मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसके सह अध्यक्ष सऊदी अरब के उनके समकक्ष शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद होंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है इनको हैप्पी जर्नी टू सऊदी अरब जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू जी ने IMF प्रमुख से की मुलाकात, भारत के G20 अध्यक्ष पद पर जताया विश्वास। जी हां, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुलाकात की। दोस्तों इस भेंट के दौरान राष्ट्रपति ने कहा है कि वैश्विक मुद्रा प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में मुद्रा कोष को अहम भूमिका निभानी है। जॉर्जिवा का स्वागत करते हुए मुर्मू जी ने कहा कि दुनिया कोविड महामारी के तीसरे वर्ष से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि IMF और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा कई कम आय वाले देशों को उल्लेखनीय सहायता प्रदान की गई है। राष्ट्रपति भवन से जारी बयान के मुताबिक मुर्मू जी ने कहा कि वैश्विक मुद्रा प्रणाली की स्थिरता बनाए रखने में IMF को एक अहम भूमिका निभानी है। अगली खबर की बात करें जहां ब्रिटेन की महारानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जी। जी हां, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। महारानी एलिजाबेथ के निधन से ब्रिटेन के साथ ही दुनिया भर में शोक की लहर दौड़ गई थी। ब्रिटेन की महारानी के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ब्रिटेन की महारानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया था। दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अभी ऐलान भी कर दिया है कि वे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। पत्रकारों से बात करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि मुझे अब तक इस संबंध में अधिक विस्तार से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ मैं हो जाऊंगा जानकारी से वाकिफ। और जो बाइडेन ओहियो के कोलंबस एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए ये बात कह रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि 19 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार होना है। दोस्तों ऐसे में जो बाइडेन भी वहां पर पहुंचेंगे। एक और खबर की बात करें जहां पर उत्तर कोरिया ने खुद को घोषित किया परमाणु संपन्न देश। फ्रांस ने कहा यह अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा। जी हां, फ्रांस ने उत्तर कोरिया द्वारा परमाणु हमलों से जुड़े कानून को पास करने की निंदा की है। दोस्तों इसे अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर कोरिया की ओर से उठाया गया ये नया कदम अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा फ्रांस उत्तर कोरिया द्वारा तेजी से की जा रही आक्रामक घोषणाओं को लेकर चिंतित है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने एक नया कानून पारित किया है दोस्तों, जिसमें राष्ट्र को परमाणु हथियार वाला राज्य बोले तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित किया गया है। देश के नेता किम जोंग उन का कहना है कि ये अपरिवर्तनीय है दोस्तों। और उत्तर कोरियाई राज्य मीडिया ने शुक्रवार को बताया कि किम जोंग उन ने कसम खाई है कि देश अपने परमाणु हथियार कभी नहीं छोड़ेगा और कहा है कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। जी हां दोस्तों, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें किम जोंग उन की हत्या हुई तो बिना चेतावनी परमाणु मिसाइल लॉन्च करेंगे। जी हां, उत्तर कोरिया की इस धमकी से भी बहुत बड़ा दहशत मच गया है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि उत्तर कोरिया के नए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किम जोंग उन की हत्या होती है तो उत्तर कोरिया बिना चेतावनी के परमाणु मिसाइल लॉन्च कर देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उत्तर कोरिया देश को दोस्तों खास करके किम जोंग उनको दोस्तों साइको उत्तर कोरिया देश का नेता माना जाता है दोस्तों, और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से अंदर तक हिल गई इमरान खान की पार्टी। जी हां दोस्तों, पार्टी अध्यक्ष इमरान खान पर मुकदमा चलाने के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निर्णय से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी अंदर तक हिल गई है। हाई कोर्ट ने अतिरिक्त जिला और सेशन जज जेबाज चौधरी के खिलाफ इमरान खान की विवादास्पद टिप्पणियों के मामले में उन पर अभियोग तय करने का फैसला किया है। 5 जजों की बेंच ने इस मामले में हाई कोर्ट में पेश खान के जवाब को संतोषजनक माना है। इस फैसले से पीटीआई और उसकी लीगल टीम सदमे में बताई जाती है। दोस्तों उन्हें यकीन नहीं था कि हाई कोर्ट का ऐसा रुख सामने आ जाए।
जाएगा। हाई कोर्ट ने जेबा चौधरी के खिलाफ इमरान खान की टिप्पणियों को भड़काऊ माना है। कोर्ट ने कहा कि जिला न्यायपालिका उसके लिए रेड लाइन है, जिसे पार करने वालों को वो नहीं बख्श सकता। अगली खबर की बात करें, जहां इमरान खान ने कहा अगर मुझे जेल भेजा तो हो जाऊंगा और भी ज्यादा खतरनाक। जी हाँ दोस्तों, और आतंकवाद मामले में भी इमरान खान की धमकी। आपको बता दें दोस्तों, जो अगली एक और बड़ी खबर है, जहां अमेरिका का छोड़ा हुआ चॉपर उड़ा रहे थे तालिबानी, क्रैश होने से गई 3 की जान, 5 हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक चॉपर के क्रैश होने से 3 लोगों की मौत हो गई है। असल में अफगानिस्तान छोड़कर जाते वक्त अमेरिकी सेना ने अपने तमाम एयरक्राफ्ट यहाँ छोड़ दिए थे। जाते वक्त अमेरिकी सेना ने इन्हें तबाह भी कर दिया था। बाद में इनमें सुधार करके तालिबानी से ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें से ही एक चॉपर उड़ान के दौरान क्रैश हो गया। हादसे की जानकारी तालिबानी रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को दी। जी हाँ दोस्तों, तालिबानी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह खवाराज़मी ने बताया है कि ये एक अमेरिकन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर था। इसे ट्रेनिंग के पर्पज से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में उड़ाया जा रहा था। इसी वक्त ये हादसे का शिकार हो गया। इनायतुल्लाह ने बताया है कि इस हादसे के दौरान 5 लोग घायल भी हो गए हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस से फोन पर बातचीत की है। दोस्तों, मुक्त व्यापार समझौते सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को ब्रिटिश पीएम लिज ट्रस के साथ फोन पर बात की। दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूके की प्रधानमंत्री का पद संभालने पर ट्रस को बधाई दी। पीएमओ ने कहा कि पीएम मोदी जी ने नवनिर्वाचित ब्रिटिश पीएम की पिछली भूमिकाओं में भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में उनके योगदान की भी सराहना की। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऑफिस के अनुसार दोनों नेताओं ने भारत और यूके के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध किया। दोस्तों, साथ ही दोनों के इस वार्ता में रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन में प्रगति, FATF वार्ता, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और लोगों से लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। अगली खबर की बात करें, जहां पर श्रीलंका को कर्ज में डुबाकर दोस्तों कर दिया तबाह, अब लोगों के दिमाग पर कब्जे की कोशिश में है चीन। पूरा मामला क्या है आपको बता दें, श्रीलंका को गंभीर आर्थिक संकट में झोंकने वाला चीन अब लोगों के दिमाग पर कब्जे की तैयारी में है दोस्तों, और इसी कारण वो आक्रामक कूटनीति के जरिए स्थानीय मीडिया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ तक कि श्रीलंका का सरकारी मीडिया भी चीन के दबाव में खबरों को प्रसारित कर रहा है। इसका मकसद लोगों के बीच चीन को लेकर अच्छी छवि का निर्माण करना है। 2019-21 की कवरेज अवधि के दौरान श्रीलंकाई मीडिया पर चीन के कवरेज के प्रभाव स्पष्ट तौर पर देखे गए हैं। दोस्तों, बड़ी संख्या में बीजिंग समर्थक इन्फ्लुएंसर्स ने श्रीलंकाई सोशल मीडिया स्पेस में अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया है। ये लोग विशेष रूप से श्रीलंका के युवा आबादी तक अपनी पैठ बनाने और देश के थिंक टैंक को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। एक और खबर की बात करें, जहां पर भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमीला जयपाल को मिली धमकी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अमेरिकी सांसद प्रमीला जयपाल को फोन पर आपत्तिजनक और नफरत भरे संदेश मिले हैं। जयपाल ने बृहस्पतिवार को 5 ऐसे ऑडियो संदेशों को सोशल मीडिया पर साझा किया। इस संदेश के उन हिस्सों को संपादित किया गया है जिनमें अश्लील और अभद्र बातें की गई। जी हाँ, तो वहीं इस संदेश में सुना जा सकता है कि एक पुरुष जयपाल को गंभीर परिणाम भुगतने और अपने मूल देश भारत वापस जाने की धमकी दे रहा है। दोस्तों, ऐसे में जयपाल ने ट्वीट किया है कि मैंने यहाँ ऐसा करने यानी संदेश साझा करने का विकल्प चुना क्योंकि हम हिंसा को हमारे लिए नई आम बात के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। हम उस नस्लवाद और लिंगवाद को भी स्वीकार नहीं कर सकते जो इस हिंसा में अंतर्निहित है और इसे प्रोत्साहित करता है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर शाहिद अफरीदी की बेटी ने लहराया भारत का तिरंगा। क्रिकेटर ने खुद बताई पूरी घटना। बता दें, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दुनिया के सबसे घातक ऑलराउंडरों में से एक शाहिद अफरीदी का विवादों से पुराना नाता है। अफरीदी हमेशा भारत विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दोस्तों, अफरीदी ने खुलासा किया है कि एशिया कप 2022 के सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान के बीच के दौरान उनकी बेटी ने पाकिस्तान की बजाय भारतीय झंडा लहराया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको शाहिद अफरीदी की इन बातों को लेकर, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर भारत ने चीन में मेडिकल स्टडी करने के इच्छुक छात्रों को किया आगाह, जारी कर दिया एडवाइजरी। जी हाँ दोस्तों, भारत ने चीन में चिकित्सा की पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को एक विस्तृत परामर्श जारी कर दिया है जिसमें उन्हें चीन में पढ़ाई करने के बाद होने वाली कई तरह की समस्याओं के प्रति आगाह कर दिया है। दोस्तों, परामर्श में छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण होने के क्रम, कम प्रतिशत आधिकारिक भाषा पोंतुआ सीखने की बाध्यता और भारत में चिकित्सक के तौर पर प्रैक्टिस करने के कड़े नियमों के बारे में बताया है। एक और खबर की बात करें,
जहां दिल्ली में कोरोना के 137 मामले, पॉजिटिविटी रेट 1.17%। जी हां दोस्तों, दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 137 नए मामले आए दोस्तों। संक्रमण दर 1.17% दर्ज की गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से यह जानकारी मिली है दोस्तों। विभाग ने एक बुलेटिन में कहा है कि पिछले 24 घंटे में मौत का कोई मामला नहीं आया और इस दौरान 11,685 नमूनों की जांच की गई। संक्रमण के नए मामलों के साथ संक्रमितों की संख्या 20,01,569 हो गई है। मृतक संख्या 26,491 बनी हुई है दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां पर नौकरी के लिए भटक रहे शिक्षक अभ्यर्थियों ने किया तेजस्वी यादव का घेराव। कहा डिप्टी सीएम बनते ही वादे से मुकर गए। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को शुक्रवार को बिहार के आरा शहर में एक अजीब हालात का सामना करना पड़ा जब बड़ी संख्या में सीटीईटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों ने उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालांकि तेजस्वी यादव ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान 10 लाख नौकरियां और संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायी नौकरी का वादा किया था। जब वो विपक्ष में थे तो उन्होंने दोहराया था कि सत्ता में आने पर वो अपना वादा पूरा करेंगे। लेकिन दोस्तों, शिक्षक प्रदर्शनकारियों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती भी की एक भी घोषणा नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सब ने कहा कि डिप्टी सीएम बनते ही अपने वादे से मुकर गए तेजस्वी यादव। ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी राय हो तेजस्वी यादव को लेकर बताइएगा जरूर। अगली खबर की बात करें जहां पर ओवैसी को लेकर दोस्तों बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देश में कमजोर प्रधानमंत्री चाहते हैं ओवैसी। इसके पीछे का क्या है सबसे बड़ी वजह आपको बता दें। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद जिले से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अगले लोकसभा चुनाव पर बयान देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। हालांकि वो देश में कमजोर और खिचड़ी सरकार चाहते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 2024 में भले ही मिक्स्ड एंड मैच सरकार बनती हो और एक कमजोर प्रधानमंत्री कार्यभार संभालता है तो भी इसके फायदे ही होंगे, क्योंकि कम से कम कमजोर प्रधानमंत्री उन लोगों के लिए कुछ तो करेगा जो देश के कमजोर वर्गों से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों, ये तो रही ओवैसी की बात। ओवैसी ने बताया है आखिर कमजोर प्रधानमंत्री भारत को क्यों चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण अगर आप समझ पा रहे होंगे तो जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में कि कमजोर प्रधानमंत्री होने से ओवैसी को क्या फायदा होने वाला है। दोस्तों देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर भारत जोड़ो यात्रा पर अमित शाह जी का तंज। कहा विदेशी टी शर्ट पहनकर देश जोड़ने निकले हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा है कि वो विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ने निकले हैं। मुझे लगता है कि उन्हें भारत के इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। इससे पहले अमित शाह जी का हवाई अड्डे पर भाजपा के राजस्थान इकाई के अध्यक्ष सतीश पुनिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, विपक्ष के नेता। इससे पहले शनिवार सुबह शाह ने राजस्थान के जैसलमेर जिले में तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में पर्यटन विकास कार्य की आधारशिला भी रखी और पट्टिका का अनावरण भी किया। जी हां दोस्तों, और बड़ी खबर की बात करें जहां पर शिवपाल यादव का बहुत बड़ा बयान। कहा 2024 में सरकार का बनेंगे हिस्सा। जी हां दोस्तों, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने शनिवार को कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य यही है कि 2024 में बनने वाली सरकार का हिस्सा बनना है। यादव ने कहा कि अब वो समाजवादी पार्टी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। यहाँ जगराम चौराहे पर पार्टी के नेता लल्लन राय के आवास पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में शिवपाल यादव ने कहा कि वर्ष 2024 का चुनाव जब नजदीक होगा तब मुझे किसके साथ गठबंधन करना है वो भी तय होगा। भाजपा के साथ गठबंधन की संभावना पर उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते, आने वाला समय बताएगा। चुनाव के 6 महीने पहले सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, यानी स्पष्ट हो जाएंगे। ऐसे में आपको क्या लगता है दोस्तों, शिवपाल यादव दोस्तों क्या बीजेपी पार्टी के साथ ही जाना चाहिए इनको, क्या ये जाएंगे? बताइएगा जरूर दोस्तों। और आपको बता दें ये बयान देकर इन्होंने पूरे देश को चौंका दिया है। अगली खबर की बात करें जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने बारिश प्रभावित किसानों के लिए 3501 करोड़ रुपए कर दिए हैं मंजूर। जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में पिछले 3 महीने के दौरान भीषण वर्षा और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान को झेलने वाले किसानों को राहत देने के लिए मुआवजे के रूप में 3501 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी। और इसी बीच दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए
पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।